नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे। लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन पीरियड से सभी परेशान हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है, लॉकडाउन 4 का भी अब ऐलान कर दिया गया है और लॉकडाउन 4 भी चालू रहेगा 31 मई तक। घरों में आप अच्छे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अब ऑनलाइन क्लासेस चूंकि शुरू करनी पड़ रही है, काफ़ी इंतजार हम लोगों ने कर लिया क्लासेस को लेकर, लेकिन अब लॉकडाउन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और लग रहा है लड़ाई लंबी है। तो अब मैं डेली ये वीडियो आपके लिए दे रहा हूँ एक, और इसके बाद मैं लाइव आ रहा हूँ जल्दी। और लाइव क्लासेस रेगुलर रहेंगी मेरी, हर दिन मैं लाइव जुड़ूंगा आपके साथ 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए। संडे को भी आऊंगा मैं। फिलहाल हम शुरू करते हैं आज से। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, नंबर सिस्टम से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो नंबर सिस्टम जो है, आप सभी लोग जानते हैं, मैं नंबर्स का बहुत ही बेसिक पार्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। तो क्या होता है ये नंबर सिस्टम? हिंदी माध्यम के लोग भी जुड़े हुए हैं। संख्या पद्धति। तो आप समझ पा रहे होंगे कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, नंबर्स को प्रदर्शित करने के लिए जिस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, वो नंबर सिस्टम कहलाती है, यानी कि संख्या पद्धति कहलाती है। और हमारे पास ऐसे कई सिस्टम है जिनसे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास डेसिमल सिस्टम है, इसे हम कह सकते हैं दशमलव पद्धति, इसे हम कहते हैं दशमलव पद्धति। और हमारे सिलेबस में ज्यादातर क्वेश्चंस सवाल इसी से पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा है, डेसिमल के बाद और भी है, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम से पहले कोई क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब 1-2 बार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। द्विआधारी पद्धति, द्विआधारी पद्धति, इसमें बेस 2 होता है, इसमें बेस 10 होता है। तीसरा, चौथा हमारे पास ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम। लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये ज्यादा हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और हमारे जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं, नंबर सिस्टम को आप हल्के में ना लें, क्योंकि मेंस में सीजीएल मेंस की बात करूं तो 14 से 15 क्वेश्चन केवल नंबर सिस्टम के होते हैं। तो एक छोटा टॉपिक है, लेकिन लगभग 15 सवाल यानी 30 नंबर का आपको मेंस से मिलता है। 6 से 7 सवाल सीपीयू में आते ही हैं, तो काफी अच्छा पार्ट है। और इसकी लगभग मैं आपको 25 से 26 क्लासेस लूंगा, इसमें नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाने वाला हूँ लाइव क्लासेस में। 25 से 26 क्लासेस में आपका नंबर सिस्टम हो जाएगा। इसमें हमारे सिलेबस में जो चीजें हैं, उनमें डेसिमल सिस्टम से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और फिर उसके बाद बाइनरी सिस्टम भी मैं बताऊंगा कैसे डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं, या बाइनरी से डेसिमल में हम लोग आते हैं। इनसे ज्यादा उतने क्वेश्चंस आते नहीं है एग्जाम में। तो क्या समझे, हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, वो नंबर सिस्टम कहलाता है। हम सबसे पहले डेसिमल सिस्टम के बारे में जानते हैं। डेसिमल सिस्टम हम पढ़ेंगे। डेसिमल सिस्टम में हम 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं। डेसिमल सिस्टम में हम 10 संख्याओं का इस्तेमाल कर 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं, और वो नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 10 अंकों का इस्तेमाल किया जाता है डेसिमल सिस्टम में, इसीलिए से डेसिमल सिस्टम कहते हैं, दशमलव पद्धति कहते हैं। इतनी सी बात पूछी जा सकती है कि बताइए डेसिमल सिस्टम में कितने अंकों का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बता देंगे तुरंत, डेसिमल सिस्टम में हम 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम मुख्य रूप से जो आज पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो आज हम आपको जानना है अब कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन क्या है। एक एक चीज को बहुत बारीकी से विद एग्जांपल, छोटी से छोटी बात आपको क्लियर करते हुए चलूंगा मैं। वहां पे आप लोग जुड़े रहें बस। और आपके पास वीडियो है, आप 1 बार देखें, 2 बार देखें, रिवीजन करें। और मैं चाहता हूं कि नोट्स बनाएं आप लोग, साथ के साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे, और साथ के साथ जैसे क्लासेज में हम लोग पढ़ा करते थे, ठीक उसी प्रकार से आप नोट्स अपने बनाते चलें, जिससे कि आप लोग एक क्लास की तरह आपको माहौल लगेगा। ज्यादा देर तक नहीं पढ़ोगे, ज्यादा दिनों तक दूर रहोगे पढ़ाई से, जो बच्चे मौज मस्ती में लगे हैं वो सारा भूल जाएंगे और 0 पर आ जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन और नंबर्स की। क्लासिफिकेशन नंबर्स, तो संख्याओं के बारे में बहुत ही बारीकी से चीजों को समझते जाना आप लोग। नंबर्स
नंबर्स हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होते हैं हमारे रियल नंबर्स, इन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। दूसरे हमारे होते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्याएं। तो नंबर्स जो है दो प्रकार के हैं, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं कुछ नहीं होती, काल्पनिक संख्या जो कल्पनाओं में है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, कल्पनाओं में है आपके, वो इमेजिनरी नंबर है। और रियल नंबर्स जो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स को हम ऐसे कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की सारी नंबर्स हमारी रियल नंबर्स होती हैं। माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की सारी नंबर्स हमारे रियल नंबर्स होते हैं। या यूं कह लो वे नंबर्स ऐसी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जाना जा सकता है, वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि नंबर लाइन, जैसे कि हमारी ये रही, ये हमारी 0 है, और इसके बाद ये 1 + 1 + 2 + 3 + 4, और आगे भी इसी तरह से इस तरफ -1 -2 -3 और आगे भी। तो जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, हमारे वास्तविक संख्या होती हैं। ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की होती है। यही नहीं, 1 और 2 के बीच में भी नंबर होगा, 1.3, यहाँ भी होगा 0.7। तो इन सबको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो नंबर संख्या दो प्रकार की होती हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्या जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बेसिकली आई एक काल्पनिक संख्या होती है, आई का मतलब होता है √-1। आप यूं कह सकते हो I² होता है -1 और I बराबर होता है √-1 और I होता है आपका आयोटा, I होता है आयोटा। बेसिकली मैं आपको बताऊं काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, ये किसी नेगेटिव संख्या का रूट होती हैं। काल्पनिक संख्याएं किसी नेगेटिव नंबर का, किसी ऋणात्मक संख्या का जब आप अंडर रूट निकालते हैं तो वो आपकी काल्पनिक संख्या होती है। जैसे कि -33 इसका अंडर रूट, ये आपकी एक काल्पनिक संख्या है। -17 का रूट, ये आपकी एक काल्पनिक संख्या है। तो ये आपकी किसी भी नेगेटिव नंबर का जब आप रूट निकालते हैं तो वो आपकी काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर होती है। जैसे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, अब 33 × -1 लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं 33 × √-1, को मैंने अलग कर लिया। और आप तो जानते हो 33 और -1 रूट क्या होता है, I, तो ये हो जाएगा 33I। तो ये आपकी काल्पनिक नंबर। तो यानी कि वे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक वास्तविक संख्या होती हैं सारी, और वे संख्या जो रियल में है ही नहीं, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है, केवल एक कल्पनाओं में है। आई आपसे पूछ सकता है आई क्या होता है, आयोटा, I बराबर √-1, I² बराबर -1। और मैंने आपको बताया इमेजिनरी नंबर कुछ नहीं होता, केवल किसी नेगेटिव संख्या का अंडर रूट होता है। इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई के फॉर्म में। तो ये आपकी काल्पनिक संख्या और ये आपकी रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, समझ गए होगे इतना। अब मैं बात करता हूं आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, यानी कि ये होती हैं आपकी सम्मिश्र संख्याएं, ये होती हैं आपकी सम्मिश्र संख्याएं। तो क्या है सम्मिश्र संख्याएं? मैंने आपको पहले रियल और इमेजिनरी इसीलिए बताया जिससे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ पाए। कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों से मिलकर बनता है, वह संख्या जिसमें रियल नंबर भी है और इमेजिनरी भी है, इन दोनों से मिलकर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जैसे कि ऐसा नंबर होता है जिसमें रियल पार्ट भी होता है और एक इमेजिनरी पार्ट भी होता है, जैसे कि समिश्र संख्याएं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कुछ इस फॉर्म में होंगी। जैसे मैंने बोला 7 + 4i, तो ये आपका 7 हो गया रियल पार्ट
यानी कि वास्तविक पार्ट, और ये हो गया आपका इमेजिनरी, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया आपका क्या, इमेजिनरी पार्ट। ये इस फॉर्म में होते हैं, a प्लस आई बी, इस फॉर्म में होता है। देखो आप, a प्लस आई बी, और इसे हम z से डिनोट करते हैं। तो हम इसे किससे डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों, z से। तो a प्लस आई बी, इसे हम z से डिनोट करते हैं, ये इस फॉर्म में होता है। ये वाला हिस्सा है, ये आपका हो जाएगा रियल पार्ट जो मैंने अभी आपको बताया, और ये आपका हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। समझ पा रहे हो? तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का यूज करते हैं वो नंबर सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में 10 अंकों का इस्तेमाल होता है। नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी काल्पनिक नंबर। रियल नंबर होते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, जिन्हें हम नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सारा मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया। और वे नंबर्स जिन्हें हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर लाइन पर, और आप कह सकते हो कुछ नहीं होता काल्पनिक नंबर्स, एक नेगेटिव संख्या का रूट होते हैं। किसी भी ऋणात्मक संख्या का रूट ही इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, केवल कल्पनाओं में है। और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई बराबर रूट -1 मैंने करके दिखाया। कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों ही होती हैं, रियल भी और इमेजिनरी भी, यानी कि आपका ये होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट, इस फॉर्म में होता है a प्लस आई बी। और कॉम्प्लेक्स नंबर को, समिक संख्याओं को हम z से डिनोट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। इसमें इससे कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपके एग्जाम में आना नहीं है, फिर भी आपको पता हो, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर का, सम्मिश्र संख्याओं का मैग्नीट्यूड पूछ सकता है। आपसे सम्मिश्र संख्याओं का मैग्नीट्यूड पूछ सकता है, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण पूछ सकता है, और ये होता है मोड ऑफ जेड। और इसे हम निकालते हैं √a² प्लस b स्क्वायर से। जैसे कि मैंने एक नंबर आपको दिया, 3 + 4i, और मैंने कहा इसका मुझे आप मैग्नीट्यूड बताइए, इसका आप मुझे परिमाण बताइए। तो 3 + 4i का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर आप, ये आपके सिलेबस में अभी तक नहीं पूछा गया, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे जाता भी है तो आप तैयार रहें, आपसे पूछ सकता है केवल उसका मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो अगर मैं आपसे कहूं 3 + 4i का मैग्नीट्यूड क्या होगा, परिमाण क्या होगा, मोड ऑफ जेड क्या होगा, तो आप ऐसे निकालते हैं। तो हम निकाल लेंगे, यहाँ पर a की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ b की जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा √25 और ये 5। तो आप समझ पा रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, किस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एक करके आपको अलग से सेपरेटली मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन चलेगा। अब हम रियल नंबर्स को दोबारा से उठाएंगे और उसका सारा क्लासिफिकेशन देखेंगे कि रियल नंबर्स के अंडर में क्या क्या आता है, किस तरह से इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा आपका क्लासिफिकेशन, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में आपको मजा आएगा। 25 से 26 क्लास में देने वाला हूं आपको नंबर सिस्टम की, इसमें सारा कवर है। सीजीएल के मेंस में अकेले इस टॉपिक से 15 से 16 क्वेश्चन इस बार थे, यानी कि 32 नंबर का अकेला था। तो आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखते हैं भाई, अपन रियल नंबर्स की बात करते हैं जरा। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, मैं बोलता जा रहा हूं हिंदी में भी, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर में मुख्य रूप से बच्चों, यहां से बहुत समझने वाला पार्ट आ रहा है, बहुत अच्छे समझना। रियल नंबर्स में मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं, एक होते हैं आपके डेसिमल और दूसरा होते हैं आपके इंटीजर्स। एक है डेसिमल और दूसरा है आपका इंटीजर्स। डेसिमल, तो डेसिमल कई प्रकार के होते हैं और यहां से मुझे आपको सिखाना है। पहले आप देख लें यहां तक रियल नंबर्स में डेसिमल और इंटीजर्स। अब मैं डेसिमल लेकर चलूंगा आपके साथ, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो अपन लोग उसको मिटाते जाएंगे। तो डेसिमल कई प्रकार के होते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। एक होते हैं डेसिमल, एक होते हैं आपके डेसिमल टर्मिनेटिंग, डेसिमल। टर्मिनेटिंग क्या होता है बच्चों, जिसे समाप्त किया जा सकता हो, जिसे समाप्त किया जा सकता हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो एक जगह पर जाकर समाप्त हो जाए, हिंदी में कहेंगे हम शांत दशमलव। क्या कहेंगे बच्चों, शांत दशमलव। ये होते हैं आपके शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे शांत ना किया जा सकता हो, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे समाप्त
ना किया जा सकता हो, ये होंगे अशांत डेसिमल, अशांत दशमलव। तो टर्मिनेटिंग कैसे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं 0.5, ये देखिए मैंने भाग लगाया दशमलव के बाद, मेरा कंप्लीट डिवाइड हो गया और यहां पर जाकर ये समाप्त हो गया। जैसे मैंने कहा 0.19, जैसे मैंने कहा 0.275, जैसे मैंने कहा 0.7325, तो ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, शांत दशमलव हैं, दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद भाग जाना बंद हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग में दो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में अशांत में दो होते हैं, एक होते हैं रिपीटिंग डेसिमल, एक होते हैं आपके रिपीटिंग डेसिमल और एक होते हैं आपके नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग मतलब अशांत तो हैं लेकिन रिपीटिंग है, मतलब कि एक नंबर को, एक विशेष पैटर्न को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। जैसे कि मैं कहूं, मैं अगर भाग लगाता हूं 2 में 3 का, तो आप देख पाएंगे कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, 0.666 भाग जाएगा नहीं तो 0.666 रिपीट होता जाएगा। तो ये रिपीटिंग है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, ये इसी तरह से भाग जाता रहेगा कितनी ही बार। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है एक विशेष पैटर्न में, जैसे कि 0.181818 नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, जैसे कि 0.425425 इस तरीके से। ये है आपके रिपीटिंग। आप इसको कैसे शो कर सकते हो, इसे हटाने के लिए आप जब इसको रिपीटेशन को हटाते तो 0 पॉइंट बार लगा सकते हो 6 पर, इसके अपन रिपीटेशन को हटाते हैं तो 0.18 पे बार लगा सकते हैं, इसको अपन हटाते हैं तो 0.425 पे बार लगा सकते हैं। इस तरीके से इसको रोका जा सकता। एक है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये वो जो रिपीट नहीं होता कभी, जैसे कि कोई भाग दे रहा हूं मैं 0.34529787 इस टाइप से, तो इस तरीके से नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ये कभी रिपीट नहीं हो रहे, आगे भी जा रहे हैं। या मैं भाग दे रहा हूँ 0.1798325994 इस तरीके से, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इसका विशेष कारण क्या है देखते हैं अपन। डेसिमल दशमलव दो प्रकार का, एक तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव जिन्हें हम समाप्त कर सकते हैं किसी जगह जाकर, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग आप देख पा रहे हो 0.519 दो अंकों तक गया, 3 तक गया, 4 तक गया। नॉन रिपीटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में दो है रिपीटिंग, एक जो शांत नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन रिपीटेशन जारी है, एक विशेष पैटर्न में जा रहे हैं। ये यहाँ देखिए 2-2 के अंकों में रिपीट है, 3-3 में रिपीट है। यहाँ पर कहीं भी कितने भी अनंत तक आप भाग देते जाइए, कभी भी रिपीटेशन नहीं हो रहा, ये नॉन रिपीटिंग है आपका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अगर 0.5 को सॉल्व करूं, यहां से अगर दशमलव को हटाता हूं तो नीचे एक 0 आ जाएगा, 10 तो ये हो जाएगा 1/2। इसे मैं अगर सॉल्व करूं तो 19 दशमलव को हटाता हूं तो यहाँ 100 आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर यहाँ सॉल्व करूं 275 दशमलव को हटाता हूं, 3 0 आ जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इन्हें हमने इस फॉर्म में लिख लिया, यानी कि इन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये इन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैन वी रिटन एज पी वाई क्यू फॉर्म, इन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से आप देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं या इसको सॉल्व करते हैं बार वाली संख्या को, मैं आगे नंबर सिस्टम में बताऊंगा कि इस बार को कैसे हटाया जाता है और कैसे इनका रेशनल वैल्यू परमे मान निकाला जाता है। तो आप इसको हटाते हैं तो 6 और इसको हटाते 9 आता है। क्यों आता है मैं डेरिवेशन भी आपको बताऊंगा। ये 3/9 तो आप देखें 2/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। तो इनको भी हम किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैन वी रिटन एज पी वाई क्यू फॉर्म। तो इन्हें हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं बार हटा के, इन्हें हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और बच्चों हमने पढ़ा है काफी टाइम पहले बचपन में, वे संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यू के फॉर्म में प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, क्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट,
ये सब मिलकर बनती हैं रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वे परमेय संख्याएं होती हैं, वे रेशनल नंबर्स होती हैं। वो क्या होती हैं बच्चों? रेशनल नंबर होती हैं, कैन बी रिटन एज PYQ फॉर्म। अगर हम इसकी बात करें, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी भी रिपीट नहीं हो रहे, इन्हें कभी भी हम बार नहीं लगा सकते और वार नहीं लगा सकते, तो कभी भी P/Q के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। कितने ही अंकों तक भाग जाएगा तो इन्हें हम P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये वाला पार्ट हमारा होता है अपरमेय संख्याएं। ये क्या होता है बच्चों? अपरमेय संख्याएं, यानी कि इरेशनल नंबर्स, यानी कि इरेशनल नंबर्स, यानी कि क्या बच्चों? इरेशनल नंबर्स। पाई, पाई का बड़ा मुद्दा रहता है भैया हमारे बीच। पाई से कई बार क्वेश्चन आ गया, पाई क्या है सर, समझ नहीं आ रहा, पाई को कैसे डिनोट करें। सर ने बचपन में पढ़ाया था 10वीं क्लास में कि भैया पाई तो 22/7 है। पहली बार क्वेश्चन है एग्जाम में आ गया, पाई क्या है, बच्चे परेशान, बहुत दिमाग पर जोर डाला कि भैया पाई क्या है। तो याद आया भाई को कि पाई तो 22/7 था, और 22/7 बचपन में सर ने सिखाया था मेंसुरेशन पढ़ाते समय। 22/7 तो P बटे Q के फॉर्म में है, यानी कि ये तो रेशनल नंबर है। लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, पाई रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि बच्चों जो 22/7 है ये कभी भी पाई की एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये इसका एक अप्रोक्स मान होता है, लगभग में मान होता है। पाई बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली 22/7 के इक्वल कभी होता ही नहीं है। और जब हम पाई को सॉल्व करेंगे तो पाई को सॉल्व करते समय आप देखेंगे 3.14, कई बार आपने नाम सुना होगा ऐसा मान, इसे ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। ये कितने भी अनंत अंकों तक, हजारों लाखों अंकों तक पाई का दशमलव के बाद मान निकालते जाना, कभी भी रिपीट नहीं होगा। और जो रिपीट नहीं होगा, जो नॉन रिपीटिंग होगा, वो क्या होगा? अपरमेय होगा। तो हमेशा याद रखें कि पाई हमेशा एक अपरमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरमेय संख्या होती है। लेकिन 22/7 की अगर मैं बात करूं तो 22/7 तो P बटे Q के फॉर्म में है। और जब आप इसे 7 का भाग 22 में लगा के आराम से घर पे क्या कर रहे हो, 22 में 7 का भाग लगा के देखो, दशमलव के मुश्किल से 3-4 अंकों के बाद ही इसका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। या तो एक एक अंक रिपीट होगा, या 2-2 के फॉर्म में होगा, या 3-3 के फॉर्म में रिपीट होगा। इस टाइप से 2-2 के फॉर्म में, या 3-3 के फॉर्म में, 1-1 के फॉर्म में, लेकिन रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ये होता है 22/7 रेशनल नंबर, परमेय संख्या। और पाई होती है अपरमेय संख्या। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती 22/7, लगभग में मान होता है 22/7। तो क्या समझे? दशमलव दो प्रकार के, मैं रिपीट कर देता हूं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि जिन्हें समाप्त किया जा सकता हो, शांत दशमलव जो इस प्रकार के होते हैं 0.5, 0.19, मतलब जहां पर भाग देते देते एक एग्जैक्ट कंप्लीट डिवाइड हो जाए। और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव, जिन्हें हम भाग देते रहे लेकिन कभी भी भाग कंप्लीट जाए ही नहीं, कंप्लीट कटे ही नहीं, रिपीटेशन बढ़ता रहे दशमलव के बाद। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। रिपीटिंग, जिनमें पुनरावृत्ति होती रहे। रिपीटिंग मतलब क्या होगा बेटा? इसमें पुनरावृत्ति होती रहे। ये इस टाइप से, जैसे 2 में 3 का भाग लगाओगे तो कुछ ऐसा आएगा। ये पुनरावृत्ति 2-2 में भी हो सकती है, 3-3 में भी हो सकती है। इसके अलावा एक और होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, अशांत में नॉन रिपीटिंग, कि अशांत तो है, भाग तो जा ही नहीं रहा कंप्लीट, लेकिन साथ के साथ कभी कोई पैटर्न रिपीट भी भाग देते देते नहीं होता। लेकिन जो रिपीट पैटर्न है, इसे हम इसका रिपीटेशन बार लगाकर खत्म कर सकते हैं। इसका रिपीटेशन हम बार लगाकर खत्म कर सकते हैं। तो इसको जब हम इस बार को हटाते हैं तो इसकी कुछ यूं रेशनल वैल्यू आती है। पूरी क्लास इस पर होगी कि कैसे बार हटता है और कैसे डेरिवेशन में पूरा बताऊंगा, जल्दी से करना बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको रेशनल वैल्यू में चेंज करते हैं। अभी के लिए जान लें कि इस तरीके से हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज P/Q फॉर्म। और इनको भी आप देखिए 0.5 को सॉल्व करोगे, 5 दशमलव हटाओगे 10 आएगा, 1/2 P/Q। तो इसे और इस पार्ट को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होती हैं?
वो होती हैं हमारी परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, यहाँ जिन्हें PYQ के फॉर्म में लिखा जा सकता हो। और ये नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट, इसे हम कभी भी PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जिसे PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपका होता है अपरमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। और पाई एक अपरमेय संख्या होती है क्योंकि पाई की वैल्यू कभी भी दशमलव के बाद हजारों लाखों अंकों तक रिपीट ही नहीं होती, कभी भी रिपीट नहीं होगी। और 22/7 एक परमेय संख्या है क्योंकि ये रिपीट होती है। तो थोड़ा सा मैं मिटाता हूं और परमेय संख्या यहीं के यहीं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ। तो परमेय संख्याओं में एक एग्जाम्पल भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रेशनल नंबर्स यानी कि परमेय संख्याएं, जैसे कि 3/4 आपके 22/7 इस फॉर्म में हो सकती हैं, 0.6 बार, 0.13 बार के फॉर्म में हो सकती हैं, 0.898989 इस फॉर्म में हो सकती हैं। ये सारी की सारी रेशनल नंबर हैं। और एक बात और याद रखना कि जो हमारी रियल नंबर्स होती हैं, ये रियल नंबर्स का ही मैं अभी क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा रहा हूं। वास्तविक संख्याओं का तो बहुत से बच्चों के मन में आता है कि भैया ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है। तो ध्यान रखना, रियल नंबर्स हमारी पॉजिटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, और रियल नंबर्स हमारे नेगेटिव भी हो सकती हैं, यानी कि नकारात्मक भी हो सकती हैं। अपरमेय संख्याओं का एग्जाम्पल क्या होता है? बेसिकली अपरमेय संख्याएं जो हैं हमारी, यहीं पे लिखा हुआ है, मैं यहीं समझा देता हूं। हमारी जो अपरमेय संख्याएं हैं उनके एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं, पाई 0.39428229, जहां रिपीटेशन नहीं हो रहा। इसके अलावा रूट में जो कोई अपनी प्राइम नंबर होती है, √2, इनकी कभी वैल्यू आप चेक करना, देखा भी होगा आपने, √3, √7, √11, ये सब अपरमेय संख्या होती है, इनकी वैल्यू रिपीटेशन नहीं होता दशमलव के बाद कितने ही अंकों तक। तो यहाँ पर मैं डेसिमल आपको इसलिए पढ़ा रहा था जिससे मैं आपको पढ़ा सकूं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। अच्छे समझ गए होंगे आप, जिन संख्याओं को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस एक बात याद रखना, P/Q के फॉर्म में जिन्हें लिखा जा सकता है वो परमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी के भी नीचे 0 आ जाए तो फिर उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, नॉन डिफाइंड रहता है वो। तो इसीलिए Q 0 नहीं हो सकता। और एक बात याद रखना, यहाँ P और Q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। P और Q यहाँ पर पूर्णांक हैं। P एंड Q आर इंटीजर्स। ये आप थोड़ी सी बातें याद रखना। अब मैं आपको थोड़ा सा इंटीजर्स की तरफ ले जाता हूं कि इंटीजर क्या होता है। डेसिमल वाला पार्ट हम समझ गए, डेसिमल से जोड़कर हमने वास्तविक संख्याएं, सॉरी वास्तविक संख्याओं में डेसिमल में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या हमने क्लियर कर ली, कैसे रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल से बनते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये आप पढ़ रहे हैं, कॉपी लेकर ही बैठो यार, पढ़ो आराम से। लॉकडाउन में घर से मत निकलो, तुम लोग बहुत घूमने निकल रहे हो, मालूम है तुम्हें, याद आ रही है उसकी, मिलने जाना है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लॉकडाउन है भाई। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इंटीजर से थोड़ा सा परिचय करा दूं। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, ये जानना जरूरी है भाई क्लासिफिकेशन नंबर्स का। जितने अच्छे से हमें क्लासिफिकेशन आता होगा हम बाकी चीजें समझ पाएंगे। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक क्या है भाई, पूर्णांक इंटीजर्स क्या है, समझते हैं इंटीजर्स के बारे में जरा। देखें भाई, इंटीजर्स 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं इंटीजर्स को। ये होते हैं भाई आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, हिंदी में बोले देता हूं धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और ये सब धनात्मक पूर्णांक, समझना भैया। एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, कुछ यूं -1, -2, -3, इस तरीके से। तो ये हो गए आपके धनात्मक पूर्णांक, ये हो गए आपके ऋणात्मक पूर्णांक।
और होता है जीरो। ये तीनों ही इसमें होते हैं इंटीजर्स में। ये धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और ये आपका जीरो। तो समझना भाई, इसी में जो धनात्मक पूर्णांक है ना, ये एक से लेकर अनंत तक है भाई धनात्मक पूर्णांक। तो यही होता है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यानी आप कह सकते हो यही होती हैं हमारी नेचुरल नंबर, यही वो नंबर हैं जो हमें प्रकृति से मिली हैं, यही है प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं वास्तव में होती क्या है? धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया प्राकृतिक संख्याएं क्या, तो आप क्या कहोगे? सर एक से शुरू होती हैं जो संख्याएं वो प्राकृतिक संख्याएं। मैं आपको प्राकृतिक संख्याओं का एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे देता हूं। नेचुरल नंबर्स बेसिकली प्राकृतिक संख्याएं तो आपको सामने दिख ही रही हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं, कभी समाप्त नहीं होती। दूसरे शब्दों में आप ऐसे याद कर लो, ऐसी संख्याएं जो गिनती करने के काम में आती हैं, ऐसी संख्याएं जो गिनती करने के प्रयोग में लाई जाती हैं, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। भूलने का चक्कर ही नहीं भाई। मुझे गिनना था, मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूं भाई, मुझे गिनना है कितने बच्चे बैठे हैं, या मैं गिनना चाह रहा हूं इस क्लास में बच्चे ही नहीं है, लॉकडाउन है, खाली बेंचें बची हैं, कि बेंचें कितनी है, तो भाई मैं कैसे गिनूंगा? गिनती शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 25 गिनता रहूंगा। एक बात बताओ, मैंने कहा पंखे गिन लूं भैया, पंखे, अब पंखे चल भी नहीं रहे, बच्चे ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं, आप नोटिस करो मैं गिनती कहां से शुरू कर रहा हूं? क्या मैं गिनती जीरो से शुरू कर रहा हूं कि 0 1 2 बेंच? क्या मैं गिनती माइनस शुरू कर रहा हूं, -5 -4 -3 -2 -1? मैं जितनी बार भी चीजों की गिनती करूंगा, आप भी अपने आसपास गिनती करके देखो, एक से ही करोगे, 1 2 3 4। तो वे संख्याएं जो गिनती करने के काम में आती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। चलो मैंने गिनती शुरू भी कर दी, अब खत्म की बात कैसे पता चलेगी? अब सोचो मैं बेंचें गिन रहा हूं इस क्लास में, और इसमें अगर 50 बेंचें डली हैं तो मैं कहां तक गिनूंगा? 1 2 3 4 5 50 कह दूंगा 50 है। अगर 100 बेंचें होंगी तो 100 तक गिनना पड़ेगा, 1000 होंगी तो 1000 तक गिनूंगा, 10,000 होंगी 10,000 तक गिनूंगा। गिनती कभी समाप्त होती है क्या? नहीं होती। तो इसलिए वे संख्याएं जो गिनती करने के काम में आती हैं, एक से शुरू होती हैं और कभी समाप्त नहीं होती, प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। ये लिखा है पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक ही प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। ये आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। समझ पा रहे हो? ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक है। लेकिन ये जीरो, अब बताओ जीरो सर ऋणात्मक में आएगा कि धनात्मक में आएगा? हम तो बड़े परेशान है, जीरो को समझ में ही नहीं आ रहा। तो ध्यान रखें भाई, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और जीरो ना ही निगेटिव होता है। जीरो ना तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और जीरो ना ही निगेटिव होता है। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही तो शून्य ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। लेकिन अगर जीरो को इनके साथ मिला दूं, 0 1 2 3 4 और ये, तो ये जीरो मिलाकर, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं मिलाकर बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ये हमारा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो गया। ये हमारी हो गई होल नंबर्स। क्या हो गई भाई? ये होल नंबर्स, ये हमारी हो गई पूर्ण संख्या। ये सेट ऑफ होल नंबर्स है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये जीरो, कोई कोई कहता है जीरो पूर्ण संख्या, जीरो नहीं, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं। अगर जीरो शामिल कर लिया तो पूर्ण संख्याएं, जीरो अलग कर दिया तो प्राकृतिक संख्याएं। समझ पा रहे हो भाई? तो ये गिनती करने काम में जो आती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं, और जो जीरो भी इनके साथ मिलाया तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्या। तो ये होते हैं आपके पूर्णांक, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो मिलाकर। अच्छा, इंटीजर्स का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन और दे देता हूं आपको यहीं की यहीं, जिससे आप परेशान ना हो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इंटीजर्स का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन और यहीं देने लग रहा हूं। इंटीजर्स में दो चीजें और आती हैं आपकी।
खैर ये आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी इसमें दो क्लासिफिकेशन और है। कैसे? पहला है आपका इवन नंबर, यानी कि भाई सम संख्याएं, और ये तो हमें पता ही होगा भाई, इवन यानी कि सम संख्याएं। और दूसरा है हमारा ऑड नंबर्स, यानी कि भाई आपकी विषम संख्याएं। पहला है भैया हमारा इवन नंबर सम संख्याएं, और दूसरा है हमारा ऑड नंबर विषम संख्याएं। ये दो और समझ लो। तो सर इवन नंबर क्या होता है? तो इवन नंबर हमें बचपन से ही पता है भाई, ऐसी संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है, संख्याएं जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, नंबर्स विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू कॉल्ड इवन नंबर्स। बचपन से सीखा है, जिनमें दो का भाग चला जाए। सम संख्या एग्जांपल ले लेता हूं, एक 2 4 6 8 10, और भी कोई हो सकती है, आगे भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकती है। विषम संख्याएं इसका उल्टा, जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, जो दो से विभाजित हो जाए, वो सम संख्याएं, और जिनमें दो का पूरा पूरा भाग ना जाए, नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऐसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती वो कहलाती हैं आपकी विषम संख्या, जैसे कि 1 3 5 7 9। बोले सर सही है, तो ये इंटीजर्स का ही पार्ट है। सम संख्या जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, और विषम जिनमें दो का भाग ना जाए। सम और विषम तो समझ गए सर। अब जीरो रह गया बेचारा, जीरो कहाँ है भाई इसमें? अभी एक से हम चल रहे हैं इधर, दो से चल रहे हैं उधर, जीरो तो हमने लिया ही नहीं। अब जीरो क्या है भाई? जीरो सम है कि विषम है? बड़ी दिक्कत है। तो हमेशा के लिए आज समझ लो जीरो क्या है। कोई कहेगा सम है, कोई कहेगा विषम है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। और आप खुद देखो, जीरो में अगर मैं दो का भाग लगाऊंगा तो जीरो बार जाएगा, जीरो आएगा, कट जाएगा। दो का भाग तो जीरो में जा ही रहा है ना भाई, जीरो में दो का भाग जाएगा ही, और जिनमें दो का भाग चला जाए उनको तो सम होना ही है। ऐसे नहीं समझ पा रहे? एक बात बताओ, सम संख्याओं की सीरीज को बड़े गौर से देखो। दो है, अगली सम संख्या पे अगर मुझे जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? 2 से 4 पे जाना है, 2 का अंतर है भाई, +2 हो गया यहाँ तो। अब 4 से मुझे अगली सम संख्या पे पहुंचना था, फिर क्या हुआ? फिर +2 हो गया। 6 से अगली पे पहुंचना था, फिर +2 हो गया। 8 से अगली पहुंचना है, +2 हो गया। अगली पहुंचना है, +2 हो गया। यानी भाई दो दो जोड़ते जाओ, अगली संख्या मिलती जाती है सम। तो मैं अगर सम संख्याओं की एक सीरीज आपके लिए लिखूं, यहां थोड़ा सा इसे मिटा रहा हूं, विषम संख्याओं का एग्जाम्पल यहां लिख लो आप। अगर मैं यहां पर सम संख्याओं की एक सीरीज लिखूं आपके लिए, जैसे -8, इन्फिनिटी ले लो, -8। अब मुझे अगली सम संख्या पे जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? भैया पिछली से अगली पे जाना है, दो जोड़ने पड़ते हैं, सर ने बताया। तो -8 में मैं दो जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? -6। अब इसमें दो जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? -4। इसमें दो जोड़ूंगा -2, और अगली पे जाना है तो -2 में दो जोड़ूंगा, 0 आके रहेगा। फिर दो जोड़ूंगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, और आगे चलता रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये मैंने सम संख्याओं की सीरीज लिखी है सब, और सम संख्याओं की सीरीज में मुझे कौन मिल गया? 0। तो 0 क्या हुआ? एक सम संख्या हुआ। क्या इस बिना 0 के डायरेक्ट -2 से +2 पे पहुंच जाओगे? पूरी सीरीज खराब हो जाएगी भाई। तो 0 बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल लो, कोई भी, चलो ये सब क्या लिखे? ऑड नंबर जिनमें दो का भाग नहीं जाता। और एक रूल है, किसी भी ऑड नंबर को उठा लो, अगर इसके सामने बगल में कोई इवन नंबर सम संख्या लिख दूंगा 2, तो ये फिर सम बन जाएगा, 2 से कटने लगेगा। 4, 2 से कटने लगेगा। तो किसी भी विषम संख्या के आगे अगर कोई भी सम संख्या लगा दी जाए तो वो सम हो जाती है। इन सब के आगे 2 लगा के देखो, सबके सब विषम थे, सबके सब सम हो गए। इन सब के आगे 4 लगा के देखो, सबके सब विषम थे, सबके सब सम हो गए। तो इन सब के आगे क्यों ना 0 लगा के देखूं, और जैसे ही 0 लगा के देखूंगा सब विषम थे, सब सम हो गए। तो 0 ने सबको सम बना दिया। तो क्या समझ पा रहे हो कि भाई वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, नंबर्स विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, वो कहलाती हैं आपकी सम संख्याएं। और जिनमें 2 का भाग नहीं जाता पूरी तरह से, वे कहलाती हैं आपकी विषम संख्या। और 0 एक सम संख्या होती है। आज के बाद आप याद रखेंगे, 0 एक सम पूर्णांक है। 0 एक क्या है भाई?
सम पूर्णांक है, इवन इंटीजर है। 0 एक क्या है, सम पूर्णांक है। आप इसे याद रखेंगे, ये भी इंटीजर्स का ही क्लासिफिकेशन था। आप समझ पाए सम संख्याएं कौन सी, विषम कौन सी और जीरो सम क्यों है, ये आज पता चल गया। पहला तो 0 में 2 का भाग चला जाता है, और जिनमें 2 का भाग जाता है वही तो सम होती हैं। दूसरा, सम संख्याओं की जब मैं सीरीज लिखने पहुंचा 2-2 के अंतर में, तो 0 मुझे वहां मिला। तीसरा, विषम संख्याओं के आगे जैसे ही मैंने 0 रखा सब सम बन गई। तीसरा, तो आप बहुत अच्छे समझ पाए होंगे कि 0 याद रखना हमेशा, 0 एक सम पूर्णांक होता है। 0 एक क्या होता है भाइयों, सम पूर्णांक होता है। हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ने लग रहे हैं भाई। 0 एक सम पूर्णांक होता है। मैं आगे बढ़ूंगा, लिख लिया होगा आप लोगों ने बहुत अच्छे से। मैंने आपको लास्ट में इंटीजर पे छोड़ा था, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 और ऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स के भी कुछ पार्ट होते हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक की मैं बात करूं आपसे, धनात्मक पूर्णांक की मैं बात करूं आपसे, उसके पहले एक छोटी सी चीज और आपको बता दूं, जरूरी है इसका क्लासिफिकेशन आगे पढ़ाने से। संख्याओं में कई बार ऐसी हमारी कोई संख्या है 4, 2, 9, 3, 6, कोई भी नंबर, तो यहाँ पर आपसे दो चीजों का बारे में और बात कर ली जाती है कि क्या होती है भाई फेस वैल्यू। कोई भी संख्या जब आप बना लेते हो तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की बात होती है। जैसे कि फेस वैल्यू, फेस वैल्यू आप हिंदी में कह सकते हैं अंकीय या उसका जातीय मान। अंकीय या जातीय मान क्या होता है, तो फेस वैल्यू यानी कि जो कुछ नहीं होता, फेस वैल्यू जो नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। इस संख्या की बात करूं कि भाई 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 9 होगी। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। जो जितनी संख्या उसकी फेस वैल्यू, उसका अंकीय मान, खुद का जातीय मान वो स्वयं होता है। और एक होती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, यानी कि स्थानीय मान, ये होती है आपकी प्लेस वैल्यू। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा ये संख्या है और मुझे जरा बताइए कि इसमें 2 की या 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना आपको, 4 और 4 के बाद जितने भी अंक है उतनी 0, क्योंकि हम प्लेस वैल्यू देख रहे हैं, स्थान के हिसाब से उसका मान डिसाइड कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं 2 की प्लेस वैल्यू 2 लिखिए, 1, 2, 3। मैं आपसे कहूं 9 की प्लेस वैल्यू 9 लिखिए, 2, 0। मैं आपसे कहूं 6 की प्लेस वैल्यू 6। तो जो लास्ट वाला यूनिट डिजिट होता है, इकाई अंक होता है, उसमें आप देख पा रहे होंगे इकाई अंक की चाहे तो प्लेस वैल्यू हो, स्थानीय मान हो, और चाहे उसकी फेस वैल्यू हो, दोनों सेम होते हैं। समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू जातीय अंकीय मान वह स्वयं होता है, और स्थानीय मान प्लेस वैल्यू उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। जैसे कि 9 का है तो 900, जितने अंक हैं उतने 0 आप लगा दीजिए उसके बाद। समझ पा रहे हो भाई। ऐसे ही मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले रेशनल और इरेशनल नंबर समझाए थे। इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने अभी मैं पॉजिटिव इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन बताने वाला हूं, उससे पहले थोड़ी बातों और जान लो। मैंने अभी आपको परमेय संख्या पढ़ाई थी, रेशनल नंबर। तो परमेय संख्याओं में क्या होता है बच्चों, परमेय संख्याओं में कभी कभी ऐसे पूछ लेता, दो परमेय संख्याओं के बीच की कोई परमेय संख्या पूछ सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं ए और बी के बीच की परमेय संख्याएं, अगर वो ए और बी के बीच कोई एक परमेय संख्या पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, बच्चों को रटा भी होता है a+b/2। मान लो उसने पूछा इसके और इसके बीच की परमेय संख्या होगी और 4 ऑप्शन दे दी और आपने a+b/2 कर लिया। लेकिन आपका अगर आंसर ऑप्शन से मैच नहीं हुआ तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं। डायरेक्ट ak+b/k+1, और यहां पर जो आपका k होगा वो 1, 2, 3, 4 आप एक एक करके रखते जाइए। तो जैसे मान लो मैं k बराबर 1 लेता हूं पहले, और इस अकॉर्डिंग निकालता हूं। तो k की जगह मैं 1 लूंगा तो 1 × a प्लस v, और k की जगह 1 ले रहा हूं तो 1 और 1 2, वही निकल के आ गया a+b/2। तो आप इसे याद रखो। अगर ऑप्शन में नहीं मिलता, मैं k बराबर 2 लेता हूं मान लो,
तो 2 2a प्लस b 2 + 1 3। अगर 3 लेता हूं 3a प्लस b 3 + 1 4। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अगर कोई एक पूछे ए और बी के बीच की एक रेशनल नंबर, एक परमेय संख्या, तो a + b/2। अगर वो पूछे और भी सारी आपको निकालनी पड़ जाए कभी, तो ak + b/k + 1। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो भाई, लिख लिया होगा। ये बीच की परमेय संख्या, रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ओके, चलो। लॉकडाउन में भैया घर में ही रह रहे हो, घर का ही खा रहे हो, बैठे बैठे वजन बढ़ रहा है भाई, एक्सरसाइज हो नहीं रही, क्या कर सकते हैं। मुझे भी देख रहे होगे बहुत दिन बाद आज। हाँ भाई, मैं तो आप लोगों को नहीं देख पा रहा फिलहाल। कोई बात नहीं, जल्दी मिलेंगे क्लास में। रिवीजन करते रहना भैया, नहीं तो सारा भूल जाओ। चलें भाई, देख कुछ तो मस्ती कर रहे होंगे, आज अच्छा रहा भाई, घर में सोने को मिल रहा है। चलें भाई, देखते हैं आगे। मैं आप एक चीज बताने भूल गया, ए और बी के बीच परमेय संख्याएं तो हमने सीख ली। ए और बी के बीच अगर कोई अपरमेय संख्या निकालनी पड़ जाए तो भाई वो होगी √a/b। और ध्यान रखना, यहाँ ऐसा नहीं कि भाई 4 × 9 a/b 36 हो गई अपरमेय, ये परमेय हो जाएगी वर्गमूल। समझ रहे हो भाई? तो ऐसा नहीं हो पाएगा पॉसिबल तब। लेकिन ए बी, और अगर ये नहीं मिलती कभी आगे तो क्यूब रूट, फिर इस तरह से आगे चलते रहेंगे। तो ए और बी के बीच की अपरमेय संख्या निकाल लो, इसको भी नोट डाउन कर लो, कभी आ सकता है एग्जाम में। परमेय संख्या का आ सकता है a + b/2 √ab। समझ पा रहे हो भाई? थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी क्लासिफिकेशन खत्म कर दूं। नंबर सिस्टम के तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं भाई लाइन से। फिलहाल मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी क्लासिफिकेशन समझ लो, बहुत दिन से मिले नहीं हो तुम लोग। सभी दोस्तों को बताओ भाई इसके बारे में, और वो भी देखें। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पॉजिटिव, अब इंपोर्टेंट पार्ट है ये भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बता रहा था आपको। पॉजिटिव इंटीजर्स को अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं भाई, ये ऐसे। ये होती है भाई, एक होता है इसमें कंपोजिट नंबर्स, यानी कि भाई भाज्य संख्या। एक होता है भाई आपका प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। तो एक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स, और एक तीसरा है, मैं भी बताता हूं 1 मिनट बाद आपको। 3 है भाई। पहले भाज्य और अभाज्य को समझ लें, इनको समझ लिए तीसरे पे आ जाएंगे। कैसे? भाज्य संख्याएं पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या है भैया? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं भाई, भाज्य संख्याओं का सीधा, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देने से पहले इसकी डेफिनेशन थोड़ा बता दूं। नंबर्स विच हैव मिनिमम 3 डिवाइजर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 भाजक हों, जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों। कम से कम 3 का मतलब क्या हुआ? मोर देन 2। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर, 2 से ज्यादा कितने भी चलेंगे, लेकिन कम से कम 3 तो होने ही चाहिए भाई। ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 भाजक हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नंबर्स विच हैव मिनिमम 3 डिवाइजर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। अब जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं ऐसे कोई नहीं देगा आपको भाई, तो अच्छे समझ लो। भाज्य संख्याएं मैंने एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए, 1 2 3 4 5 6। सीधा भाई हम तो भाज्य संख्याएं ढूंढ रहे हैं और सर ने दिमाग में सेट कर दिया, रटवा दिया है। हम तो भैया रट्टू तोता है, हम रट लिया। ऐसी संख्या जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, कम से कम 3 फैक्टर हो, कम से कम 3, तो ही भाज्य होगी। मैं एक के पास गया भाई, एक में किस किस का भाग जाएगा? एक का। तो एक का तो केवल एक ही फैक्टर है, एक। 2 में किस किस का भाग जाएगा भाई? एक का और 2 का। 3 में किस किस का भाग जाएगा? एक का, 3 का। 4 में किस किस का भाग जाएगा? एक का, 2 का और 4 का। तो भाई 3 फैक्टर होगा इसके। 5 में एक का और 5 का, और 6 में एक का, 2 का
3 का और 6 का। तो फैक्टर समझ रहे हैं, गुणनखंड या भाजक। जैसे कि मान लो 10 है, 10 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 5 का जाता है और 10 का जाता है। तो इन जिन संख्याओं का भाग 10 में जा रहा है, ये सब के सब 10 के भाजक हैं या फैक्टर हैं या गुणनखंड हैं। समझ पा रहे हो? तो 1 में 1 का भाग जाता है तो 1 का 1 ही गुणनखंड है। 2 में 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। 3 में 1 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। 4 में 1 का भी जा रहा है, 2 का भी और 4 का भी। 5 में और 6 में आप देख ही रहे। हम ढूंढ रहे हैं भाई भाज्य, इनमें से भाज्य कौन सी होंगी? तो ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 भाजक हो। क्या 1 के 3 भाजक हैं? भैया 1 का तो 1 ही भाजक है, तो भाज्य तो हो नहीं सकती। 2 के 3 भाजक हैं? है ही नहीं भाई, 2 ही हैं। 3 के भी 2 ही हैं। लेकिन जैसे ही मैं 4 की तरफ आऊंगा तो 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी और 4 का भी। 3 भाजक मिल गए तो ये भाज्य होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर पूछेगा तो क्या होगी भाइयों? 4। 5 में तो भाई 3 भाजक है ही नहीं। 6 में तो 3 से ज्यादा ही है। ज्यादा कितने भी चलेंगे, कम से कम कितने होने चाहिए? कम से कम होने चाहिए हमारे 3। अब 3 से ज्यादा हो गए तो अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई समझ पा रहे हो, नंबर्स जिनके कम से कम 3 भाजक हों, नंबर्स विच हैव मिनिमम 3 डिवाइजर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। और आपको मैंने एग्जांपल भी तरीके से दिया भाई। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। समझ पा रहे हो? स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो भाई, जल्दी करो थोड़ा, मैं बहुत जल्दी में हूं आज। हटा दूं? चल, हटाना क्या, मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं दोबारा से। एग्जाम्पल बार बार क्यों लिखूं भाई, मेरी मेहनत। चले भाई, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्राइम नंबर्स की। अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं जरा समझना। अभाज्य संख्याएं जो हैं, हमने बचपन से यही सीखा भाई। ऐसी संख्याएं जो एक से व स्वयं से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक से व स्वयं से विभाजित होती हैं, नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से कटती हैं वे अभाज्य होती हैं। और दूसरा इसका जो है भाई, सबसे मुख्य रूप से मैं बता दूं, ये तो एक सही बात है ही, एक से कटे और स्वयं से कटे, लेकिन ध्यान ये रखना कि ये एक और स्वयं दोनों अलग होने चाहिए। जैसे कि दूसरे शब्दों में, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल ओनली 2 डिवाइजर, 2 भाजक हों। ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल ओनली 2 भाजक होते हैं। ओनली और केवल क्यों यूज किया मैंने? ना तो 2 से ज्यादा और ना 2 से कम। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 भाजक होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ये केवल और केवल 2 कौन से? एक तो एक, 1 एंड स्वयं, इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। तो अब हमने फिर से वही एग्जांपल ले लिया भाई, 1 से 6 तक। 1 में 1 का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 1 का, 3 का। भाई मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, आप पे तो रहेगी। 1 का, 2 का, 4 का, 1 का, 5 का, 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। हम चेक करेंगे भाई अब अभाज्य संख्याएं। तो भैया 1 के पास पहुंचे, और आप तो जानते हो ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 भाजक हो, उसके तो 2 भाजक नहीं है। दूसरा क्या है, अगर मैं पहली लाइन से देखता करके एक और स्वयं से कट जाए तो एक, एक से भी कटता है और स्वयं तो खुद एक है ही, तो स्वयं से भी कटता। बोले सर ये रूल तो फॉलो हो रहा है, एक से भी कट रहा है स्वयं से भी। लेकिन मैंने क्या कहा, एक और स्वयं अलग अलग होने चाहिए, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, 2 भाजक होने चाहिए केवल। तो एक के 2 भाजक नहीं है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है बच्चों। और ये बात ध्यान रखना, बच्चों को पता नहीं होता, पेपर में 50 बार आ चुका है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? तो 1 नहीं। आगे बढ़े, 2 में 1 का भी भाग जा रहा है, 2 में स्वयं का भी जा रहा है, और केवल 2 भाजक हैं, ओनली 2 डिवाइजर, ना 2 से ज्यादा
ना 2 से कम। तो भाई ये हो गया हमारा अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। सभी को पता है। आज से पहले ये नहीं पता था 2 क्यों होती है, आज पता चल गया, क्योंकि 1 नहीं होती। और 1 क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि 1 के 2 भाजक नहीं होते। 1 के 2 भाजक नहीं होते, इसलिए 1 अभाज्य नहीं होती। तो 2 भाजक तो 2 के हैं भाई, 3 के भी देखो 2 भाजक हैं। 4 अभाज्य नहीं हो सकती, क्योंकि 4 तो भाज्य है। जिसके 2 से ज्यादा भाजक हो जाएं, कम से कम 3 हो जाएं, वो तो भाज्य में आ जाती है। 5 के भी 2 ही है, और 6 के तो 2 3 से भी ज्यादा है, ये भी भाज्य है। तो समझ पा रहे हो भाई? ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 भाजक हों अभाज्य भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और जिनके केवल और केवल 2 भाजक हों, ओनली 2 डिवाइजर, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो अब देखो, भाज्य बनने के लिए कम से कम 3 भाजक चाहिए। क्या 1 के 3 है? भाज्य नहीं बन पाया। अभाज्य बनने के लिए केवल 2 चाहिए। क्या इसके 2 भाजक हैं? डिवाइजर है, फैक्टर नहीं है, तो अभाज्य नहीं बन पाया। तो इसीलिए मैंने तीसरी जगह छोड़ी थी 1। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। कंपोजिट नंबर जिनके कम से कम, लिख लेना आप लोग, 3 गुणनखंड, 3 भाजक, मिनिमम 3 डिवाइजर्स, या कह सकते हो मोर देन 2, 2 से ज्यादा। जब 2 से ज्यादा होंगे तभी तो कम से कम 3 होंगे, तो वो भाज्य संख्या होती है। जिनके केवल और केवल 2 भाजक, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, ओनली 2, अभाज्य। तो भाई 1 तो ना तो 3 की श्रेणी में आ रहा कि कम से कम 3 हो, ना 2 वाली श्रेणी में आता है, तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, एक अलग होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन समझे कि भाई कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और एक। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। समझ पा रहे हो भाई? एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सारा लिख लो। ले लिया होगा, मैं तो नहीं दिख रहा, मेरा भी आ जाने दो भाई। अच्छा, 2 के बारे में एक छोटी सी बात और बता देता हूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ये तो आपने लिख ही लिया। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2 है। और छोटी सी एक बात और है 2 के बारे में, कि 2 एक अपवाद भी है। 2 एक मात्र ऐसी सम संख्या है, 2 एक मात्र ऐसी सम संख्या है जो 2 तो है ही, सम तो है ही, साथ के साथ अभाज्य भी है। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। 2 एक मात्र ऐसी सम संख्या है जो सम तो है ही, साथ में अभाज्य है। और 2 के अलावा कोई भी सम संख्या कभी अभाज्य नहीं होती। जो भी अभाज्य होगी वो विषम होगी, ऑड होगी, लेकिन 2 सम भी है और अभाज्य भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या जो कि अभाज्य होती है। समझ पा रहे हो भाई? जल्दी से मैं 2 छोटी छोटी बातें बता के खत्म करूंगा क्लास को, समझ लो। फिर मैं अगली क्लास में कुछ टॉपिक्स के साथ मिलूंगा। ये क्लासिफिकेशन की वीडियो 4-5 बार देख लें भाई, रिपीट कर करके। लॉकडाउन है, घर में सो रहे हो आराम से, ठीक है भाई, जिससे कि दिल दिमाग में सेट हो जाए सारा क्लासिफिकेशन। देखो जरा छोटी छोटी 2 बातें और। प्राइम नंबर समझा तो उसके 3 पार्ट और हैं छोटे, वो समझ लो। एक होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई? सापेक्षित अभाज्य संख्या कह सकते हो। तो भाई रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं, सापेक्षित अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो समझ लो भाई। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं? कोई भी 2 संख्या, मैं बोल देता हूं, आप सुन लो या लिख लो। कोई भी ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो, यानी ऐसी कोई भी 2 संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ही ना हो, जिनका HCF केवल 1 हो, वे सापेक्षित अभाज्य संख्या रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे 9 और 25, इनमें देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के अलावा। हो सकता है 3 और 7, कोई भी 2 संख्याएं, कोई भी 2 जिनका HCF 1 होगा, वो कहलाएंगे आपकी सापेक्षित अभाज्य संख्याएं। इनमें एक और होता है, आपने सुना होगा, को प्राइम नंबर्स। ये होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। भाई
ये सहवाज संख्याएं क्या होती हैं? कोई भी दो प्राइम नंबर, ऐसी दो संख्याएं जो दोनों ही प्राइम हो। यहां पर मैंने बोला था कि दो संख्या जिनका एचसीएफ एक हो, यानी जिनमें कुछ कॉमन नहीं हो। ये शर्त बिल्कुल नहीं थी कि ये दोनों प्राइम हो या ना हो। ये दोनों देखो 25 और 9 प्राइम नहीं है, अभाज्य नहीं है, फिर भी आ गई इसमें क्योंकि एचसीएफ एक है। इनमें हर वो दो संख्याओं का जोड़ा आ जाएगा जो एचसीएफ जिनका बन है। लेकिन इसमें यहाँ पर जो पेयर है वो को प्राइम नंबर्स का वो होगा जो दोनों की दोनों अभाज्य हो, यानी पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स। इनमें दोनों ही अभाज्य होना कंपलसरी है, जैसे कि 3, 11, 7, 13, 5, 7, इस टाइप से। इसमें दोनों ही अभाज्य होंगी, दोनों ही संख्याएं अभाज्य होंगी। 5, 7, 7, 13, 3, 11। इसमें अभाज्य भी हो सकती हैं दोनों, एचसीएफ बन, कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जब अभाज्य दो होंगी तो उनका एचसीएफ तो कॉमन सी बात है, एक हो गई। एक लास्ट इसमें है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो ट्विन प्राइम कुछ नहीं होती, ऐसी दो संख्याएं जिनका, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस हमेशा दो रहे। जैसे कि 5, 7, 11, 13, डिफरेंस दो होना चाहिए। यहां देखो डिफरेंस दो से ज्यादा भी था। एक बार रिपीट कर देता हूं, रिलेटिवली प्राइम ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ बन हो, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, वो कहलाती हैं आपकी रिलेटिवली प्राइम। सहभाज्य संख्याओं में ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा लेना, इनमें दोनों ही प्राइम होना कंपलसरी है। यहाँ देखो प्राइम होना कंपलसरी नहीं था, केवल एचसीएफ बन होना चाहिए, यहाँ दोनों अभाज्य होंगी। और ट्विन प्राइम में ऐसी दो अभाज्य संख्याएं लेनी है, ऐसी दो प्राइम नंबर लेनी है जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? दो होना चाहिए। तो ये हो गए आपके रिलेटिवली प्राइम, सहभाज्य, को प्राइम और ट्विन प्राइम। ठीक है भाई, बस एक लास्ट हेडिंग और लगा लो, पूर्ण संख्या, और मैं खत्म करता हूं क्लासिफिकेशन। उम्मीद है आपको पूरी बातें बहुत अच्छे समझ आई होंगी। ये इस क्लास मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया, वीडियोस को थोड़ा सा रिपीट कर करके चला चला के बार बार देखें और एक नोट्स मेंटेन करें सारा। और ये वीडियो से आप लगा लें आइडिया कि जहां मैं ये वीडियो डालने वाला हूं और इस जगह कैसे टीचर्स किस तरीके से आपको किस लेवल का पढ़ाने वाले हैं, इससे आप आइडिया लगा लें। क्लास से बेहतर चीजें आपको घर बैठे मिलने वाली हैं। तो आप जितने ज्यादा संख्या में हो, लाइव क्लास हो मेरी या किसी भी सब्जेक्ट की, जुड़ते ही रहें। और घर पे इतना अच्छा लगेगा कि आप शायद आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी, किसी भी अन्य जगह। आपको यही चैनल खोलना है, सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो में बहुत जल्दी आपको अवेलेबल होने वाली है। देखें जरा, लास्ट मैं बताता हूं आपको पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्याओं वाला नहीं है, ये पूर्ण संख्या वाला है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है वो समझ लो। परफेक्ट नंबर उस संख्या को कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर हो। परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या, वह संख्या होती है जिसके फैक्टर गुणनखंडों का योगफल उसी संख्या के बराबर हो उस संख्या को छोड़कर। एग्जाम्पल से आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, जैसे कि 6 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों? 6 में 1 का भाग जाता है, 6 में 2 का जाता है, 6 में 3 का जाता है और 6 में 6 का जाता है। तो इसके फैक्टर होंगे 1, 2, 3 और 6। और मैंने बताया ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल उसी संख्या के बराबर हो लेकिन उस संख्या को छोड़कर। तो यहां पर हमें 6 को छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी गुणनखंड है उनका टोटल संख्या के बराबर हो जाना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होगी। तो 3 + 2 + 1 यानी ये कितना हो रहा है भाई? 3 और 2 5 और 1 6। तो यहां पर हमारा ये 6 क्या होगी? परफेक्ट नंबर होगी, पूर्ण संख्या होगी। इस तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 28, इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 2 है, आप जानते हैं। इसके बाद इसका फैक्टर 7 है, इसके बाद इसका फैक्टर 14 है, इसके बाद इसका फैक्टर 28 है, ठीक है, 4 है, 4 तो रह गया। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इस 28 को हटा दूं उस संख्या को छोड़कर, तो बाकी गुणनखंडों का योगफल संख्या के बराबर। 14 और 7 21 और 4 25 और 2 27 और 1 कितना होने लग रहा है? 28 होने लग रहा है। यानी इसका मतलब ये 28 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। समझ पा रहे हो भाई?
तो ये जल्दी से आप समझ गए होंगे, वह संख्या जिसके सारे गुणनखंडों का योगफल उसी संख्या के बराबर हो, लेकिन वो संख्या आपको क्या कर देनी है, छोड़ देनी है, उसे छोड़कर। समझ पा रहे हो भाई? तो इस तरह से मैंने आज आपको क्लासिफिकेशन नंबर्स का कंप्लीट करा दिया, बहुत फास्ट, बहुत जल्दी से। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी बिल्कुल स्टार्टिंग में कि नंबर्स हैं क्या, वहां से मैंने आपको बताया कौन कौन से सिस्टम है। अभी मैं आगे आऊंगा, इसमें बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको बताना है। इसके क्वेश्चंस बहुत सारे होने हैं और काफी हद तक जो बताना था मैंने बता दिया। रियल नंबर्स क्या है, इमेजिनरी क्या है, क्या पूछा जा सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। इसके अलावा सारा रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन अच्छे से देखिए, इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन अच्छे से देखिए, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हैं। ए और बी के बीच की आपकी चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे अपर में संख्या रेशनल नंबर हो, सब निकालना आपको मैंने आपको सिखाया। बहुत अच्छे से वीडियो को रिपीट कर करके देखिए। ठीक है, थैंक यू। आप लोग अच्छे से रहो, लॉकडाउन है भाई, और रिवीजन करते रहो वरना भूल जाओगे सारा। मिलते हैं।